नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय, उसके कालखंड, उसके उद्भव, सभ्यता के विस्तार पे हमने चर्चा की थी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस पर शासन पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और नगर प्रशासन के द्वारा संचालित होता था। एक इतिहासकार हैं पिलगट। इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इतिहासकार हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। इस सभ्यता में किसी भी स्थल से राजमहल, अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले, अर्थात इस सभ्यता के लोग युद्ध नहीं करते थे, शांति प्रिय थे। ये लोग आपस में युद्ध नहीं करते थे, इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य ही नहीं मिले। अगर युद्ध होता, युद्ध अगर ये लोग करते तो अस्त्र शस्त्र जरूर होता, उसके साक्ष्य जरूर मिलते, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि इस सभ्यता के लोग आपस में युद्ध नहीं करते थे। आइए अब सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। संभवतः परिवार जो था वो मातृसत्तात्मक थी। वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, ये सब का प्रमाण नहीं मिला है। परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। जैसे पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था और शिल्प वर्ग था। दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि दास प्रथा थी उस समय। सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, यानी कि सती प्रथा भी थी। ऐसा प्रमाण मिला है क्योंकि लोथल से 3 तथा कालीबंगा से 1 युगल समाधान के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के लोग सर्वाहारी थे, यानी कि मांस मछली भी खाते थे और शाकाहारी भी थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। आभूषण दोनों पहनते थे, स्त्री भी पुरुष भी। आभूषणों में सोना, चांदी, माणिक्य, मिट्टी, सीप, हाथी दांत, इन सब के बने आभूषण के साक्ष्य मिले। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, शिकार एवं पशुओं को लड़ाने जैसी गतिविधियां, जैसे मुर्गे लड़ाना, कुत्ते लड़ाना, इस तरह के गतिविधियां करवाते थे, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तांबे के दर्पण का प्रयोग किया जाता था। तांबे का दर्पण मिला है। हाथी दांत से बने कंघी, सुई, आभूषण भी मिले। हाथी दांत से बने हुए कंघी, सुई, आभूषण भी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। अब आइए सभ्यता के आर्थिक जीवन को देखते हैं। कृषि में जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से परिचित थे, यानी कि इन सभी क्रियाओं का प्रयोग करते थे। गेहूं, जौ, कपास, धान, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, मटर, तिल, चावल, ये सबसे परिचित थे। फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गन्ना और रागी के साक्ष्य नहीं मिले, ये ध्यान में रखिएगा। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर में धान की भूसी, यानी कि चावल के ही प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से कपास के प्रमाण मिले हैं। आर्थिक जीवन के अंतर्गत पशुपालन के बारे में देखते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा के प्रमाण मिले हैं। प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, जिसका प्रयोग ये लोग अपने मोहरों में भी करते थे। घोड़े की अस्थियों का प्रमाण मिला है सूरकोटदा से, जो कि गुजरात में है। घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं राणा घुंडई से, और मोहनजोदड़ो से भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं, यानी कि घोड़े का प्रयोग ये लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में सबसे प्रमुख था व्यापार, उद्योग। आइए उद्योग के बारे में देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते थे। उनके जो वस्त्र बनते थे, सूती वस्त्र उद्योग, वो निर्यात भी किया करते थे।
मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। मोहनजोदड़ो में पुरोहित की एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें एक शॉल जिस पर कढ़ाई की हुई है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। ईंट भट्ठी के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो भी भवन मिले हैं वो सब पक्की ईंटों से बने हुए हैं। तो पक्की ईंटें बनी हुई हैं तो ये निश्चित है कि ईंट भट्ठे भी होंगे। और काले एवं लाल मृदभांड के भी साक्ष्य पाए गए हैं। कृषि कार्य के लिए औजार बनाने का उद्योग, तो खेती करने के लिए जो आवश्यक औजार होते हैं उन औजारों को बनाने का भी उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, बर्छा इत्यादि सारे औजार, जितने भी औजार हैं ये सब औजार कांसा से बनाए जाते थे। और कांसा बनाने में 75% तांबा का और 25% टीन का प्रयोग ये लोग करते थे। लोहे की खोज उस समय नहीं हुई थी। लोहे की खोज कब हुई? 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व जब लोहे की खोज हुई तब उससे मजबूत औजार बनाए जाने लगे, कठोर औजार बनाए जाने लगे, जिससे कि कृषि में और ज़्यादा विकास हुआ है। क्योंकि जंगलों को काटना आसान हो गया और जंगलों को काटकर खेती के लायक उसे बनाया जाने लगा। फुट एवं क्यूबिक मापकों का प्रयोग किया जाता था। वजन के लिए जो बाट का इस्तेमाल किया जाता है वो घनाकार होते थे। जो बाट होते थे वो क्यूब शेप के होते थे। बाट के लिए द्विभाजन प्रणाली तथा दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। चनहुदड़ों से इक्का गाड़ी तथा कांसे के बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और दायमाबाद से कांसे का रथ मिला है। जो भी प्रयोग इस समय किया जाता था धातु का, तो उसमें कांसा का ही प्रयोग आता था। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। देखते हैं व्यापारिक स्थिति पर। इस सभ्यता का व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ होता था। सर्वाधिक व्यापार, ये ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक व्यापार किससे होता था? तो मेसोपोटामिया के साथ। अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है कि उस समय मेसोपोटामिया के शासक सारगौन था और हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। यह अभिलेख मेसोपोटामिया की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक अभिलेख मिला है जिसमें ऐसी जानकारी मिली है कि एक समय था जब मेसोपोटामिया के शासक सारगौन थे और उस समय हड़प्पा को, वो लोग हड़प्पा को मेलुहा के नाम से जानते थे। व्यापार जो होता था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु की अदला बदली के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। सूती वस्त्र, हाथी दांत से बनी वस्तुएं तथा लकड़ियों का निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र का बहुत बड़े स्तर पे निर्यात किया जाता था उस समय। खेतड़ी से तांबा, खेतड़ी राजस्थान में है। कोलार से सोना, कोलार कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF मूवी आपने देखी होगी। ईरान से चांदी, मेसोपोटामिया से लाजवर्द तथा अफ़गानिस्तान से चांदी, टीन और लाजवर्द का आयात किया जाता था। अब आइए थोड़ा धार्मिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं। लौकिक सभ्यता थी, यानी कि धर्म का वर्चस्व नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक धर्म है उसी का उपासना करते हैं सब लोग, कोई एक देवता है जिसकी हम पूजा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा की जाती थी और हड़प्पा में उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। मुहरों पर पशुपतिनाथ शिव का चित्रांकन मिला है। मुद्राओं पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन है। कालीबंगा से लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा तथा लोथल से अग्नि कुंड के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि यज्ञ वगैरह किया जाता था। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी मिले हैं। नाग पूजा का प्रमाण भी मिला है। पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है और पीपल तथा नीम वृक्ष की पूजा का भी प्रमाण मिला है। कोई एक धर्म नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, लेकिन पूजा करते थे। विभिन्न प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे पीपल और नीम का वृक्ष, नाग पूजा, पशु पूजा, मातृ देवी की पूजा, उर्वरता देवी की पूजा, ये सब पूजा के प्रमाण
मिले हैं। अब आइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी बड़ी, इतनी विकसित सभ्यता बिल्कुल से समाप्त हो गई। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी मतभेद है। आइए विभिन्न इतिहासकारों के जो विभिन्न मत हैं उन्हें देखते हैं। मार्टिनर व्हीलर तथा गार्डनर चाइल्ड के अनुसार उनका मानना है कि कोई विदेशी आक्रमण के कारण सभी लोग मारे गए और यह सभ्यता समाप्त हो गई। फेयर सर्विस की पुस्तक द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन से सभ्यता नष्ट हुई। फेयर सर्विस की पुस्तक द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया में ये कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई उसका कारण पारिस्थितिकी असंतुलन था। ये भी कोई खास कारण नहीं लगता। और ये जो मार्टिनर व्हीलर और गार्डनर चाइल्ड ने जो कहा कि विदेशी आक्रमण के कारण सभी लोग मारे गए और सभ्यता नष्ट हो गई, ये भी कोई ठोस कारण नहीं लगता है। मैके, लैम्ब्रिक, राइक्सडेल्स तथा जॉन मार्शल के अनुसार भीषण बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई और सभ्यता नष्ट हो गई। इसके प्रमाण भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 7 स्तर के बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तो ये एक वैलिड रीज़न लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ऑरेनस्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन, इनका भी कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ होगा। और कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। एक और कारण इतिहासकारों ने बताया है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इतिहासकारों ने ये बताया है कि कोई एक ऐसी महामारी आई होगी जो कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे और सभी लोग उस महामारी के शिकार हो गए होंगे, जिससे कि सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। और उसके बाद फिर ये सब घटनाएं हुई होंगी जिससे कि वो स्थल पूरी तरह से ढक गया। जैसे बाढ़ आई होगी तो ये सब घटनाओं के बाद बाढ़ आई हुई होगी तो बाढ़ से पूरा स्थल भी चुप गया। तो ये भी एक वैलिड कारण हो सकता है। महामारी ऐसी कोई आई होगी, जैसे अभी कोरोना आया था तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, फिर भी इतने लोग मारे गए। तो उस समय तो भले ही नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, लेकिन तब भी उतना साइंस उतना विकसित तो था नहीं। तो हो सकता है उस महामारी का इलाज ये लोग नहीं कर पाए हों और उससे पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति। और फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर भी चर्चा किया। दोस्तों अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सब जो प्रमुख स्थल हैं उन प्रमुख स्थलों से जुड़ी जानकारियाँ और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।